और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही इसी साल हत्या हुई है, सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी, तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी से सीवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही
पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह न हो। एक तरफ जहां दूसरे राज्यों से विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई गांव में देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे शराब कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब के कारोबार से जुड़े धंधेबाज नहीं मान रहे। पटना जिले के बाढ़ थाना पुलिस ने कई बार दियारा के इलाकों में कार्रवाई की है, पर हर बार छापेमारी में नई भट्टी तैयार मिलती है। एक बार फिर पुलिस बाढ़ के जलगोबिंद, दियारा और टाल क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची, जहां कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और सैकड़ों लीटर मीठा ड्रम में रखे हुए थे। नवादा में भी उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के जौब महावर जंगल में अवैध शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही करीब 1000 किलो महुआ जावा को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 40 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया। गढ़वा के छठई टांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लावाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जाँच की गयी। जांच के क्रम में पाया गया कि सभी ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ईंट भट्टा मालिकों को टीम ने कड़ी फटकार लगाई। बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है। टास्क फोर्स में शामिल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चों के बारे में आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। तालझारी थाना क्षेत्र के करणपुरातो पंचायत स्थित कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर लकड़ी माफियाओं ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। सारे वन कर्मी किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे। घटना में 3 कर्मी घायल हो गए। इनमें से एक का पैर टूटा है। घायल 3 वन कर्मी का प्रारंभिक इलाज सदर अस्पताल में हुआ। जानकारी के मुताबिक कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर जंगल से अवैध ढंग से लकड़ी काटकर बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर पर लोड करने की गुप्त सूचना डीएफओ को मिली थी। अवैध काम का वन कर्मियों ने विरोध किया तो माफिया ने सभी की जमकर पिटाई की और बंधक बना लिया। इसके बाद तालझारी थाना और जिरवाबाड़ी ओपी की पुलिस वहां दलबल के साथ पहुंची। हालांकि उससे पहले ही माफिया वन कर्मियों को छोड़ वहां से फरार हो गए थे। बीते गुरुवार को कर्नाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया और फिर 3 दिन के अंदर देश में इससे पीड़ित कई नए मरीज सामने आ गए। अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज मिला है। ये मरीज अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। सबसे पहले कर्नाटक में इससे पीड़ित 2 मरीज मिले। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण थे। इनमें से एक भारत से दुबई भी जा चुका है। इसके बाद गुजरात के जामनगर में 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं। वहीं मुंबई के रहने वाले 33 साल के एक शख्स को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित पाया गया। यह शख्स हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था और फिर दुबई से होते हुए भारत आया था। कोरोना का यह नया वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित होगा ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए घरेलू विमानों से सफर करने वाले यात्रियों के हित में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिहार के सभी हवाई अड्डे भी शामिल है। पटना समेत सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
यात्रियों को कहा गया है कि वह हवाई सफर के लिए अगर बुकिंग कर रहे हैं या फिर सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरपोर्ट और राज्य की गाइडलाइन को अपने स्तर पर देख लें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी तो कर दी, लेकिन पटना एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को जरा देखिए। एयरपोर्ट पर जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, वहीं ज्यादातर लोग बिना मास्क या फिर दिखावे के लिए मास्क लगाए नजर आए। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। 3 लोग खड़े हैं यहाँ पर, मास्क तो रखे हैं लेकिन मास्क लगा नहीं रखे हैं। तो नया वेरिएंट है, लोगों को सोचना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अलर्ट किया है, लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।